हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? तो अगर हम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा भी हुआ है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इसी को ही हम सबसे पहले लेते हैं। या मैं इसके लिए इसको शॉर्ट में पहले मैं लिख के रख लेती हूँ कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अदर ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ सफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि सफिशिएंट फंड प्रोक्योर करना, ये जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे, ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हम इसको लिखेंगे टू प्रोक्योरमेंट। आप इसको नोट डाउन करके रखोगे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी, और कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को शो करते हैं। तो फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव लिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अदर ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव है टू प्रोक्योर सफिशिएंट फंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Sufficient fund for the organization. Then the other objective is to ensure the efficient, effective. देखो sufficient fund होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि ना बहुत ज्यादा हो ना आइडल पड़ा रहे, फालतू भी नहीं रहना चाहिए। Then the other objective is to ensure the effective utilization of fund. Effective utilization होना चाहिए। The last one is to ensure the safety of fund. दिख रहा है आपको? Ensure the safety of fund. आप इसको लिख लेना, सेफ्टी ऑफ फंड। तो उसको ये देखना होता है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है उसको ये देखना होता है कि सफिशिएंट फंड हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जब भी हमें पैसे की जरूरत तो हमारे पास अवेलेबल हो। दूसरा, जो पैसा हमने ले लिया है, जहां से भी अरेंज किया है, चाहे हमने इक्विटी शेयर से लिया है, रिटेन्ड अर्निंग लगाई है, या कहीं से बैंक से लोन लिया है, या डिबेंचर से लिया है, तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज सेफ्टी ऑफ द फंड होनी चाहिए, कि हमारा जो फंड जो जहां भी कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा जो है उसका इफेक्टिव रिटर्न आए, ऐसे ना हो कि हमें लॉस हो जाए। तो सबसे पहला जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देन अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है कि वेल्थ, देखो जब कोई जना कहीं पर, हम जब हमारी कंपनी है और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करता है पैसा, आपको पता है कि मैंने बताया था कई सारे सोर्सेज हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिलेटेड टू द शेयर्स। तो जब हमारी कंपनी में कोई लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, मैंने पिछली क्लास में और अपने 11th में भी पढ़ा हुआ है शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स में जब कोई कंपनी जो होती है अपनी कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में बांट के मार्केट में इश्यू कर देती है। जैसे मान लो किसी कंपनी को 1 लाख रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, और वो 1 करोड़ को 100 रुपए के शेयर्स में बांट देगी और उसको शेयर बाजार में इश्यू करेगी। अब मान लो कि मैं इस कंपनी के 100 शेयर खरीदती हूँ, 100 रुपए के 100 शेयर। मान लो एबीसी एक कंपनी है और इसको 1 करोड़ रुपए के इसने अपने बाजार में शेयर इश्यू कर रखे हैं, 100 रुपीज का एक शेयर, और मैंने कितने शेयर खरीदे? 100 शेयर खरीदे।
तो 100 शेयर के लिए क्या आ जाएगा, मेरी उस कंपनी में कितनी वैल्यू हो गई अब 10,000 रुपीज। कितनी हो गई 10,000। एक सेकेंड, मिस्टर राम ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, 100 रुपए का मेरा शेयर है। अगर हमारी कंपनी बहुत अच्छा जा रही है, हमारी एसेट्स ज्यादा अच्छी हैं, लायबिलिटी हमारी कम है, हमारे जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम रेगुलर बेस पे डिविडेंड दे रहे हैं, तो इस सब का असर क्या होता है हमारी कंपनी के शेयर प्राइस पे, शेयर के मार्केट प्राइस पे पड़ता है। और जो मेरा 100 रुपए का शेयर है, जो राम ने खरीदे हैं 100 शेयर, अब उसकी मार्केट प्राइस मान लो कि 150 रुपीज हो जाती है, तो 100 इंटू 150, तो जो 10,000 उसके मेरी कंपनी में लगे थे, अब वो कितने हो गए 15,000। तो जो 5,000 रुपए बढ़ गए, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ बढ़ रही है उसकी, इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इस तरह से जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जो हमारी कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा बढ़े। और वो कैसे बढ़ता है, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो 3 तरह के डिसीजन लेता है। और उससे पहले मैं इस बात पे आती हूँ कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पहले तो मैंने यही बोला कि इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के और क्या इंडिकेटर्स होते हैं, और इंडिकेटर्स आप इसकी नोट करके रख लो। फर्स्ट है इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू बढ़े, जो मैंने अभी अच्छे से आपको समझाया है। और क्या इंडिकेटर होते हैं शेयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, दैट इज द शेयर होल्डर गेट अ रेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट हायर रेट, कि शेयर होल्डर गेट्स अ रेगुलर डिविडेंड, उनको रेगुलर डिविडेंड मिले, ऐसे नहीं किसी साल दिया किसी साल नहीं दिया, रेगुलर डिविडेंड, और वो भी हायर रेट पे, डिविडेंड एट हायर रेट, ऐसे नहीं थोड़ा सा डिविडेंड दे दिया, 2% दे दिया, 1% दे दिया, या दिया ही नहीं, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रहा, उनको डिविडेंड ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मतलब जब कोई शेयर खरीदता है तो उसको 2 तरह की इनकम होती है। एक तो डिविडेंड मिलता है, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड देगी। दूसरा, उसके शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ती है तो वो शेयर बेच के उसका पैसा ले सकता है। तो इस तरह से हम 2 तरह की इनकम होती है। आज की क्लास अगर आपने ऑनलाइन क्लास सुनी होगी तो आपने ये सुना होगा, उसमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझाई थी कि कैसे जो लोग यंग लोग होते हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उनका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है शेयर्स का, वो उस कंपनी में लगा देंगे। चाहे वो कंपनी सालों से, आज भी क्लास में बताया था कि अमेजन कंपनी है, वो कोई शेयर, वो डिविडेंड देती नहीं, कितने सालों से वो कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, बहुत अर्न कर रही है, तो इसको क्यों फिर भी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं? क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? कि उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, उनका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है शेयर का। तो अगर वो आज कोई शेयर उसमें खरीदता है और उसको अगर बेचना चाहता है, कोई भी बेच सकता है, कभी भी बेच सकता है। अगर उस कंपनी का अच्छा प्रॉफिट है, चाहे वो डिविडेंड दे रही या नहीं दे रही, उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा और उससे क्या होगा, लोगों को, जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। तो ये हो गया दूसरा। हम ये देखते हैं दूसरा शेयर होल्डर को और क्या इनकम होती है, उनको डिविडेंड मिलता है। तो अगर कोई कंपनी रेगुलर बेसिस पे और हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है तो भी क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि शेयर वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। और क्या होता है, राइट इश्यू एट अ लो प्रीमियम। एक होते हैं राइट इश्यू। राइट इश्यू का मतलब होता है कि कोई कंपनी अगर कोई राइट इश्यू एट लो प्रीमियम, कोई कंपनी को अगर नए शेयर इश्यू करें, जैसे अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं कि मैंने एबीसी लिमिटेड कंपनी खोली हुई है और मेरे को और शेयर इश्यू करने हैं, तो मैं पहले इसमें राइट इश्यू का मतलब राइट माने अधिकार, उन शेयर होल्डर को मैं पहले शेयर इश्यू करूंगी जो पहले से मेरे शेयर होल्डर हैं, बाद में मैं मार्केट में इश्यू करूंगी। तो इसको कहते हैं राइट इश्यू एट अ लो प्रीमियम। कम पैसों पे इश्यू करना या एक बोनस शेयर इश्यू करना, ये भी इंडिकेटर है। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या मैंने बताया, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है, हाई रेट पे मिल रहा है, राइट इश्यू लो प्रीमियम पे हो रहा है। देन मैंने क्या है, टाइम, समय समय पर क्या मैंने बताया, बोनस शेयर आफ्टर अ गैप ऑफ 3 or 4 years शेयर होल्डर रिसीव्स
शेयर होल्डर रिसीव्स बोनस शेयर, receives bonus shares at a gap of, after a gap of 3 to 4 year। ये भी इंडिकेटर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कि 3 और 4 साल के डिफरेंस पे जो है बोनस शेयर इश्यू हो रहे हैं। आप इसको इसमें देख सकते हो कि बोनस शेयर जो है वो इश्यू कर देती है अगर कंपनी। बोनस शेयर होता है जैसे उनके अपने शेयर्स के अलावा और शेयर उनको मिल रहे हैं। 100 शेयर्स हैं कंपनी, अगर ये कहती है 10 शेयर हम और बोनस शेयर दे रहे हैं तो दैट इज बोनस शेयर। तो ये भी अगर कोई कंपनी समय समय पर इश्यू करती है तो इसको भी हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो एक और होता है हायर बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। जो कंपनी अच्छा अर्न करती है, जिनकी वेल्थ, तो उनकी बुक वैल्यू भी बढ़ जाती है। जिसकी कंपनी की एसेट्स ज्यादा होती हैं, लायबिलिटी, तो उसकी क्या होती है, बुक वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक इंडिकेटर है। तो इस तरह से आप देखते हो कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो बेटे, वही कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है जिस कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो 3 तरह के डिसीजन अच्छे से लेता है। कौन कौन से 3 डिसीजन होते हैं आपने क्लास में भी सुना होगा, या आप इंडिकेटर इसमें से वीडियो दोबारा से चला के आप इनको नोट भी कर सकते हो। तो कौन से 3 डिसीजन लेता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए? तब कोई कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो 3 डिसीजन लेता है। कौन से? 3 तरह के डिसीजन लेता है। फर्स्ट डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें वो ये देखता है कि मैं कहां पे पैसा लगाऊं। जब उस दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। देन थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन। देखो ये जो सारे डिसीजन है ना, ये तीनों डिसीजन, कोई अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक डिसीजन लेता है तब क्या होती है, उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, और इन सब को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग मैनेजमेंट अलग है, फाइनेंशियल डिसीजन अलग है, और फाइनेंशियल डिसीजन में तीनों तरह के डिसीजन शामिल। देखो आपकी बुक में एक बात बॉक्स में ये भी दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड व्हाट इज द and the financing decision. Financial decision is related to the all 3 decisions: investment decision, financing decision, dividend decision. Then the financing decision is related to only financing decision, कि सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन से संबंधित है। जब हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तो उसमें तीनों डिसीजन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों डिसीजंस की अलग अलग लेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है और इसको कौन सी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से तीनों डिसीजन लेता है, उसको लेने होते हैं 3 डिसीजन, तब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि